अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक 1.5, जिसका नाम है साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजी के कुछ करियर्स हमारे रह गए थे, हमने वो देखे थे और हमने रिलेट किया था बायोलॉजी को कुरान के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ पे बेस करता है कि हर एक चीज़ उस वक़्त बेटर तौर पे काम आती है जब हम उसको मिलके करते हैं एज़ अ प्रोजेक्ट। ठीक है? मतलब कि आज का जो टॉपिक है ना, ये उस बात की निशानदही करता है कि कोई भी फ़ील्ड अकेली किसी काम की नहीं है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब अलग-अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये सब मिलते हैं, मिलकर ये एक बहुत ही अज़ीम कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। मतलब जितनी भी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं ना, वो किसी एक साइंस ने नहीं की। वो उस वक्त हुई हैं जब बड़े-बड़े कारनामे उस वक्त हुए हैं जब दो से ज़्यादा साइंसेस आपस में मिली हैं। ठीक है? तो हमारे टॉपिक का नाम है साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव कोलैबोरेशन का पता है ना आपको? जब दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स आपस में मिलती हैं, ठीक है? साथ मिलके काम करते हैं, उसको हम कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है? मिलकर काम करना। तो साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ टॉपिक को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले। आप इमेजिन करो कि आपने एक शॉपिंग मॉल बिल्ड करना है, ठीक है? शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बिल्ड करना है। ज़रा सोचो, क्या ये किसी एक बंदे का काम है या किसी एक फील्ड का काम है? ज़रा सोचो। पहले एक बंदा जो है वो डिसाइड करेगा कि शॉपिंग मॉल बनना भी चाहिए या नहीं, इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, क्या ये चलेगा भी नहीं, चलेगा या नहीं। तो सबसे पहला बंदा आएगा जो रिसर्च करेगा, ये अलग फील्ड का बंदा है, जो डिसाइड करेगा कि भाई इतना बड़ा जो बजट है, इतने पैसे लगाने चाहिए भी या नहीं। अब ये अलग बंदा है, इसकी फील्ड अलग है, मार्केटिंग का बंदा है, रिसर्च का बंदा है। ठीक है? दूसरी तरफ आता है, डिसाइड हो गया कि जी ठीक है, हमने ये बनाना है। अब पहले कॉस्ट एनालिसिस होगा कि खर्चा कितना आएगा, ये एक अलग बंदे का काम है, जिसने डिसाइड करना है भाई कि आजकल मार्केट के रेट्स क्या चल रहे हैं, फ्यूचर के अंदर इन्फ्लेशन कितनी होनी है, महंगाई बढ़ेगी कम होगी, उसने पूरा सोचना है कि कितना खर्चा लगेगा। फिर एक बंदा आएगा जिसने उसको डिज़ाइन करना है, जिसने सिर्फ बताना है कि कितने फ्लोर्स बनेंगे, किस फ्लोर पर क्या होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, जिसने सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करके बताना है, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद एक अगला बंदा आएगा जिसने उसको बिल्ड करना है। ठीक है? जिसने उस पूरी बिल्डिंग को तामीर करना है। ओके? उसके बाद एक नया बंदा आएगा जिसने उसके हर एक शॉप को अलग अलग बंदे को बेचना है। अब ये तमाम की तमाम फील्ड्स डिफरेंट है। ठीक है? उसके बाद जब उस मकान ने पूरे मॉल ने बन जाना है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस होने हैं, अब वो अलग फील्ड है। जब वो भी हो जाएंगे तो उसमें कैमराज लगेंगे, दरवाजे लगेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम्स लगेंगे, वो एक अलग फील्ड है। आप देख रहे हो कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक शॉपिंग शॉपिंग मॉल बनाना है, तो एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर कितनी सारी फील्ड्स कोलैबोरेशन कर रही हैं। अगर आप कहो कि बस जो है ना एक कॉन्ट्रैक्टर एक पूरे का पूरा मॉल बना देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो कामयाब ही नहीं हो सकेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो बंदा रिसर्च कर लेगा और मॉल बन जाएगा, तो नहीं, एक बंदे का काम नहीं है, एक फील्ड का काम भी नहीं है। ये जब मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स आपस में मिलती हैं तब अजीम कारनामे सर अंजाम होते हैं। ठीक है? इसके अंदर फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर भी इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होती है, लेबर भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है? कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के साइंसेज, मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स कोलैबोरेशन करती हैं। यहाँ पर भी यही है। हम आज कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि साइंस के अंदर कुछ ऐसे अजीम कारनामे पढ़ेंगे जो मुमकिन ही नहीं थे अगर साइंटिस्ट आपस में कोलैबोरेशन ना करते। ठीक है? अब जरा सोचो, कोलैबोरेशन से फायदे क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोलैबोरेशन के बगैर हो ही नहीं सकती। सबसे पहला फायदा है हमारे पास हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब एक जो जो बंदा है सिर्फ जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको आइडिया नहीं है फिजिक्स के अंदर क्या होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है। अब जब तीन बंदे बैठेंगे जिनको फिजिक्स का भी पता है, मैथमेटिक्स का भी पता है, इंजीनियरिंग का भी पता है, तो उनके जो ख्यालात है वो ब्रॉड हो जाएंगे, उनकी जो नॉलेज का लेवल है वो खुला हो जाएगा। ब्रॉड मतलब खुला, बड़ा, वाइड। नेक्स्ट, फास्टर सोल्यूशंस। सोल्यूशंस जो है बहुत तेज़ी से निकलते हैं, अगर कोई मसला आता भी है तो उसका हल भी फ़ौरन से निकल आता है, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स कोलैबोरेशन करती हैं। उसके बाद है हमारे पास सस्टेनेबल इम्पैक्ट। सस्टेनेबल को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि सस्टेनेबल होता क्या है। आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हो और इस चीज़ का भी ख्याल करते हो कि जो अगली आने वाली नस्ल है हमने उनके लिए भी ये वसाइल छोड़ कर जाने हैं। इस सेंस के अंदर ये सस्टेनेबल ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ आप इतनी रखो। जो मेरी ये पहली स्लाइड थी इसके अंदर आपने कुछ याद नहीं करना,
इसके अंदर भी आपने कुछ याद नहीं करना, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। कि साइंस एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, ठीक है। अब साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपकी बुक पर जो पहला प्रोजेक्ट है, आप चेक करोगे टॉपिक 1.5 के अंदर, जो हमारे पास पहला टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट था क्या? दरअसल पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट 2003 के अंदर मुकम्मल हुआ था, आपकी बुक पर ये बात लिखी हुई है। और ये प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही अजीम कारनामा समझा गया था कि भाई हमने जैसे इंसान साइंटिस्ट ने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो, ठीक है। और ये था भी, ठीक है। उस वक्त के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट थी। लेकिन आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या, और इसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से लोगों ने कोलैबोरेशन की थी? हम इनको अभी देखते हैं। The Human Genome Project aimed to sequence and map the entire human genome. अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मकसद ये था, साइंटिस्ट ने कहा कि इंसान के अंदर जितने भी टोटल जीनोम है ना, जितने भी डीएनए हैं, हम उन सबका एक मैप बनाएंगे, उनको सीक्वेंस तरतीब देंगे। अब सोचो, पूरे इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 3 बिलियन से भी ज़्यादा जीनोम है, इतने ज़्यादा डीएनए हैं जिनको एक आम इंसान जो है वो अगर करना शुरू करे तो उसकी पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी वो इतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता। लेकिन इंसानों ने, साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। कैसे? कैसे? उनको किस चीज़ ने उसकी हेल्प की? देखो यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। कंप्यूटर ने वो सारी की सारी नॉलेज जो इतनी ज़्यादा ह्यूज थी उसको स्टोर करने में हेल्प की, उसको एनालाइज करने में हेल्प किया, ठीक है। बहुत सारे वो काम जो कि इंसानी इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग बहुत मुश्किल से कर पाता है, उस कंप्यूटर ने उसको बहुत आराम से कर दिया, ठीक है। इसी वजह से वो प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व थी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने पढ़ी हुई है, ऐसी बायोलॉजी जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी हम पढ़ चुके हैं। और इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो हमने कल एक करियर पढ़ा था बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के डाटा को स्टोर करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें साइंटिस्ट्स का कहना था कि हमने एक इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी जीनोम है, डीएनए है, उनको तरतीब देनी है और इनका एक मैप बनाना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ, और ये प्रोजेक्ट किसी एक फील्ड ने कंप्लीट नहीं किया। हम कहें कि भाई ये सिर्फ बायोलॉजी ने कंप्लीट किया है या सिर्फ कंप्यूटर साइंस ने कंप्लीट किया है, नहीं। जब बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस और कंप्यूटर साइंस ये दोनों मिले, तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और इतनी जल्दी कंप्लीट हुआ, ठीक है। कौन कौन सी फील्ड्स इन्वॉल्व थी इस प्रोजेक्ट के अंदर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट, अगले प्रोजेक्ट की तरफ हम चलते हैं, विच इज क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब ये जो है वैसे अभी भी बहुत हॉट टॉपिक है। ये जो हमारे ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे का पूरा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। तो ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। तो अभी इतना बड़ा मसला था कि कोई एक फील्ड इसका जो है वो सोल्यूशन नहीं निकाल सकती, तो इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स मिली और उन्होंने अपनी अपनी राय दी, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। कौन कौन सी फील्ड्स थी और उन्होंने काम क्या क्या किया? सबसे पहला था एटमॉस्फेरिक साइंसेस, मेडलिंग वेदर पैटर्न्स एंड ग्रीन हाउस गैस डायनेमिक्स। एटमॉस्फेरिक साइंसेस के अंदर हमने स्टडी किया। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर का एक पूरा चैप्टर है जो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन सी होती हैं, किस लेयर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। सारा कुछ डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन एटमॉस्फेरिक साइंसेस के अंदर होता क्या है, हम स्टडी करते हैं कि भाई मौसम कब से कब तक चेंज होता है, कितना चेंज होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है या एकदम से चेंज होता है, मतलब हम एटमॉस्फेयर को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम्स को स्टडी करते हैं कि भाई जो इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल एक पूरे का पूरा माहौल है जिसके अंदर तमाम जानदार रहते हैं एक जगह के, उस इकोसिस्टम को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। ओके, ये हमारा 10th क्लास के अंदर एक ह्यूज चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने बस इसको आपको बर्ड आई व्यू दिया है कि ये होता क्या है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसकी खर्चे कितने आएंगे, पॉलिसीज क्या बनेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बनेंगे, वो भी डिसाइड होना था। वो किसके अंदर हुआ? इकोनॉमिक्स के अंदर। और लास्ट पर हमारे पास आ जाता है सोशियोलॉजी। अब फर्ज करो, साइंटिस्ट जो हैं और गवर्नमेंट्स जो हैं मुल्कों की, बड़े बड़े मुल्कों की, वो इकट्ठी हुई, उन्होंने इतनी रिसर्च की, इतने खर्चे किए, ठीक है। उन्होंने मतलब वो सब किया कि हमारी जो ज़मीन है वो नॉर्मल रहे, इसका टेम्परेचर बढ़े।
लेकिन क्या हो कि पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे, पब्लिक गवर्नमेंट का साथ ही ना दे, पब्लिक साइंटिस्ट्स की बात माने ही ना, ठीक है, क्या होगा? तो इन लोगों के रवैये को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, ठीक है। ये जो आखिरी फील्ड यूज हो रही है ना सोशियोलॉजी की, इसके अंदर क्या था, हमने इंसानों के बिहेवियर को समझा था कि भाई अगर हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो इंसान समझेंगे क्या, ठीक है, उनका बिहेवियर किस तरह से होगा, वो रिएक्ट किस तरह से करेंगे, कौन सी कम्युनिटी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेगी, कौन सी इस चीज़ को अच्छे से समझेगी नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने दो प्रोजेक्ट देखे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और क्लाइमेट चेंज रिसर्च। दोनों के अंदर हमने ये सीखा है कि भाई किस तरह से एक प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ फील्ड साथ मिलकर काम करती हैं, एक फील्ड का कोई काम अकेले का नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो साइंस है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, इसके अंदर आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप रिसर्च करते हो, आप प्रोजेक्ट्स करते हो दूसरी फील्ड्स के साथ मिलके, ठीक है। ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है ना, ये आपकी बुक से लिया हुआ है मैंने, बस मैंने उसको प्रेजेंट इस तरह से किया है ताकि जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो। बुक का जो टेक्स्ट है वो पूरा एक लाइन के अंदर लिखा होता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। मेरा बस पर्पस ये है कि मैं आपको बता दूं कि वर्डिंग क्या है, वर्डिंग जो यहाँ पर है आपकी बुक पर भी सेम टू सेम है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है मेडिकल रिसर्च। याद है जब कोविड आया था, कोरोना वायरस, उसके ऊपर कितनी जल्दी से रिसर्च हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स थे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो सब मिलकर एकदम से इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने लग गए थे, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर जब रिसर्च होती है तो किस तरह से होती है, हमें लैब्स की तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लैब्स, टेक्नोलॉजी है ना लैब्स के अंदर, कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, ताकि हम जल्दी से रिजल्ट्स को दें, आगे रिसर्च करें, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सारे का सारा काम नॉलेज का नहीं है ना, हमें लैब्स चाहिए, हमें कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए। इक्विपमेंट्स किस तरह से बनते हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, ओके। तो अगर आपको कोई भी रिसर्च भी करनी है तो आपको तब भी दूसरी फील्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स अपॉन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इंटरडिसिप्लिनरी का ये मतलब होता है जब एक फील्ड दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती है। जिस तरह से याद है आपको, हमने पढ़ा था बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर भी एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ कोलैबोरेट कर रही थी। तो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस किसको कहते हैं, जब एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ कोलैबोरेट करती है। कैंसर रिसर्च फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग टुगेदर अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिस्ट्स वर्किंग टुवर्ड ए कॉमन गोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया कैंसर की, कि जब हम कैंसर के ऊपर स्टडी करते हैं, उसका इलाज ढूंढते हैं, तो बहुत से स्पेशलिस्ट एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और उस पर काम करते हैं। कौन कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑनकोलॉजिस्ट, वो लोग जो कैंसर को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद है जेनेटिसिस्ट, वो साइंटिस्ट जो कि जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, जो देखते हैं कि भाई कौन सा कैंसर जो है वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। और थर्ड है स्टेटिस्टिशियंस, मतलब जो स्टेटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालाइजिंग ट्रायल डाटा एंड आउटकम्स, वो डाटा को एनालाइज करते हैं और उनके नताइज को स्टडी करते हैं कि कौन से रिजल्ट, कौन से डाटा से क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, ओके। ये था हमारे पास मेडिकल रिसर्च। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है, टॉपिक 1.5, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर भी एक क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ 9th क्लास पहले चैप्टर के अंदर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे टॉपिक में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि शॉर्ट वर्ड की कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर कोई भी, ठीक है। बस इस 5 एग्जाम्पल्स के ज़रिए से ये बताया गया है कि भाई जो साइंस है वो किस तरह से कोलैबोरेट करती है, ठीक है। आपने इन टॉपिक्स को जो है वो सिर्फ समझना है, इनको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। लेक्चर ले लो, एक दफ़ा पढ़ लो, जो वर्ड समझ नहीं आ रहा, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन है वो अपने प्रोफेसर से पूछ लो या कमेंट कर दो, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। बस इसको इधर तक रखो, ठीक है। रट्टा लगाने के पीछे जाओगे तो नहीं, आई वॉन्ट रिकमेंड दैट, ठीक है। हमारा पर्पस ही नहीं है कि हम क्रैमिंग करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बिना फजूल का हमने कोई काम नहीं करना, हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स जो है वो मिलकर काम करती हैं, रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनॉमस व्हीकल, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि रोबोटिक सिस्टम, अब जो पहले काम इंसान किया करते थे अब वो रोबोट्स करते हैं, रोबोटिक सिस्टम के अंदर है।
ऑटोनोमस व्हीकल्स, अब जो गाड़ियां हम पहले मैनुअल गाड़ियां होती हैं, अब ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं जिनको किसी ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद ब खुद ड्राइव करती हैं। टेस्ला की कुछ गाड़ियां हैं, ठीक है, जिनको किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। ऑटोनोमस व्हीकल्स। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इसके अंदर जो है वो रोबोट्स गलती करते हैं और उनसे सीखते हैं, मतलब मशीन जो है वो इंसानों की तरह सीखती है। और लास्ट पर है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपको पता है हम जब भी एआई से बात करते हैं, जेमिनाई, चैट जीपीटी, तो हम उससे जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो हमें उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करता है, ठीक है। मतलब कि वो हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज है, और फिर हमें उसी लैंग्वेज के अंदर रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये क्या है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट केस स्टडी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो हमारा खला है, स्पेस है, उसको एक्सप्लोर करना, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीज प्रोजेक्ट रहा है हमारे इंसानों का, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट यही है। इसके अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ज़रा सोचो। अगर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने स्पेस के अंदर जाना है, उनको पहले स्पेस की स्टडी करनी पड़ेगी कि स्पेस के अंदर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उधर ग्रेविटी है नहीं है, कितनी है, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। उसके अलावा किस चीज़ के अंदर जाना है, स्पेस शटल के अंदर जाओगे ना, एयरक्राफ्ट के अंदर जाओगे, वो बनेगा कैसे, इंजीनियर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की हेल्प लेकर बनाएंगे। उसके अलावा इस फील्ड के अंदर डॉक्टर्स का भी काम है, वो स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर कि भाई इन्होंने खला में जाना है, इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, इनकी हड्डियों पर, इनके मसल्स पर, इनके बिहेवियर पर, इनके साइकोलॉजी पर क्या क्या असर हो सकते हैं, ये सब स्टडी किया जाता है, ठीक है। उनको मेडिसिन्स दी जाती हैं कि आपने किस प्रॉब्लम का हल किस तरह से तलाश करना है, ठीक है। आपने वहाँ पे खाना क्या है, किस तरह से खाना है, चीज़ें बनेंगी किस तरह से, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स हैं, और ये सारी की सारी फील्ड्स कहाँ पे इकट्ठी होती हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। देखो, organizations like NASA and International Space Station bring together scientists from a vast range of field to investigate the cosmos. इसमें नासा और आईएसएस जैसे इदारे जो हैं ये दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को एक जगह पे इकट्ठे करते हैं और उनसे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, उनसे स्टडीज़ करवाते हैं कि किस तरह से हम अपनी इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एस्ट्रोफिजिक्स मतलब कि जो हमारे पास स्पेस के रिलेटेड फिजिक्स है, सितारों से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। प्लानिटरी साइंसेस कि कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, किस प्लैनेट की क्या क्या खसूसियात हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इंजीनियरिंग, वही जो हमने एयरक्राफ्ट जिस जिस मशीन के अंदर बैठ कर में जाना है इतनी दूर, उसको डिज़ाइन करना, उसको प्रोग्राम करना, वो सारा किसके अंदर आ जाता है, इंजीनियरिंग। बायोलॉजी के अंदर क्या आ जाता है, हमने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो खला के अंदर जा रहे हैं, उनको स्टडी भी तो करना है, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी बॉडी को, उनकी बिहेवियर को, ये ये बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। और लास्ट पर है मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर क्या है, अगर वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है एस्ट्रोनॉट, तो वहाँ पर उसने अपना केयर किस तरह से करनी है, कौन सी मेडिसिन जो है वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, वो सारा कुछ उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स एक साथ मिलती हैं और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्लाइड है लास्ट पर जिसके अंदर ये 500 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज, मेडिकल रिसर्च, रोबोटिक्स एंड एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन। इन सब के अंदर 5 फील्ड्स 1 विजन, इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है। कौन सी चीज़ है वो, कि ये सारी फील्ड्स एक फील्ड का कमाल नहीं, ये कोई भी काम नहीं होता अगर हम कोलैबोरेशन नहीं करते, ठीक है। ये सारी मेहनत, ये सारे कारनामे उस वक्त हुए जब एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ मिली, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसके अंदर एक लेसन है, टुगेदर वी सॉल्व मोर, ठीक है। एक साथ हम चीज़ों को ज़्यादा सॉल्व करते हैं और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नॉलेज जो है वो इतनी वास्ट है कि वो किसी एक इंसान की मिरास नहीं है। क्या आपको लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, नो, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। आपको हमेशा ज़रूरत रहेगी किसी भी अजीम प्रोजेक्ट को करने के लिए किसी ना किसी दूसरे की, हमेशा, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेसन है, आपने अपने जो टॉपिक 1.5 के 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखना है, ठीक है, अच्छे से। ये देखना है कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फील्ड इन्वॉल्व थी, ठीक है, ये स्टडी करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, ठीक है। जिस तरह से इन 5 के अंदर से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट,
आपने उसको लाजमी स्टडी करना है, ठीक है। उसको जो है ना आपने याद कर लेना है। कम से कम ये जो इतना पार्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने देख लेना है। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, 2003 के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाने की ट्राई किया था ताकि आपको ये जितना टॉपिक बोरिंग है उतना लगे ना, ठीक है। बुक्स की जो वर्डिंग है, जो टेक्स्ट है, उससे जो है इंसान का जो दिमाग है ना वो रिलेट नहीं कर पाता, तो एकदम से नींद आने लगती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के टेक्स्ट्स होते हैं, एनिमेशंस होती हैं, ठीक है। कलर स्कीम चेंज हो जाती है, जिससे हमारा माइंड जो है वो अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इससे हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है और हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद भी रहती हैं। कल हम अपना एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।